सामने बैठे हुए आदमी ने अपने कोट की जेब में हाथ डालते हुए मुझे गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में सब खत्म कर दोगी सलोनी? ये वो फैसला है जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनके आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। मैंने ठंडी सांस ली और अपने थरथराते हुए हाथों को टेबल के नीचे छुपाया। मेरे सामने रखे हुए कागज हवा के झोंके से हिल रहे थे। मैं जानती थी कि ये दस्तखत मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और शायद अपनों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जो कभी गिर नहीं सकेगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। ख्वाफ तो मेरी नसों में समा चुका था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने पूरी ताकत भरते हुए अपनी आवाज को मजबूत करके जवाब दिया। उस आदमी ने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। पेन की नोक कागज पर टिकी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जिसके लिए मैंने काली रातों का सफर तय किया था। मैंने आंखें बंद की और साइन कर दिए। कागज पर स्याही फैल गई और उसके साथ ही मेरी किस्मत का एक नया पन्ना खुल गया जो बरसों से बंद था। मेरा नाम सलोनी है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ जिसकी जिंदगी की किताब शुरू से ही बदकिस्मती की स्याही से लिखी गई थी। मैंने आंखें खोली तो मेरी माँ का साया सर से उठ चुका था। लोग कहते हैं कि बेटी अपनी माँ का आईना होती है, मगर मैं तो अपनी माँ की याद भी साथ नहीं रख पाई थी। मेरे पापा और चाचा एक ही घर में रहते थे। ये एक संयुक्त परिवार था जहाँ दीवारें तो आपस में बटी हुई थीं, मगर दिल अलग अलग हो चुके थे। मेरे पापा ने मुझे पाला पोसा और हर वो कमी पूरी करने की कोशिश की जो माँ के जाने से मेरे लिए पैदा हो गई थी, लेकिन भगवान का फैसला अटल होता है। मेरी चाची का व्यवहार शुरू से ही मेरे साथ बहुत बुरा था। मेरी माँ के साथ भी उनकी कभी बनी ही नहीं थी और उनके जाने के बाद उनकी सारी नफरत मेरे लिए ही सिमट गई थी। वो मुझे देखती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते, जैसे मैं उनके घर की कोई सदस्य नहीं बल्कि कोई नाकाबिल बोझ हूँ। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये दुख लिखा ही था। मेरी दादी, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी, और मेरे पापा जिनके लिए मैं आंखों का तारा थी, एक दिन पापा मुझे गले लगाकर सोए और फिर कभी नहीं उठे। वो गहरी नींद सो गए और मैं उनके सीने से लिपट कर रोती रही। पापा के बाद दादी ही मेरे लिए सब कुछ थी। वो मुझे अपने बिस्तर में छुपा कर रखती और मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी। लेकिन दादी खुद लाचार थी। वो ना तो कोई काम कर सकती थी और ना ही मेरे लिए कुछ पका सकती थी। वो खुद मेरी चाची के रहमो करम पर थी और अब मैं भी उन्हीं के रहमो करम पर आ गई थी। जिंदगी दुख में और ज्यादा दुख देती गई। 8 साल की उम्र में मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गईं। उनका जाना मेरे लिए आखिरी उम्मीद का भी खत्म होना था। अब मैं उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। दादी के बाद मेरी चाची ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती और जरा सी गलती पर डंडे बरसाती। सुबह की शुरुआत ही मेरी चाची की चीख और चिल्लाहट से ही होती। उठ गई हो या अभी तक लाश बनी पड़ी हो? मेरी चाची की आवाज कानों में कांटों की तरह चुभती। मैं हड़बड़ाकर उठती। सर्दी की तेजी से मेरे दांत बज रहे होते। कमरे में गहरा अंधेरा था क्योंकि बिजली नहीं थी। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, जी चाची, मैं उठ गई हूँ। मेरा दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में चिमटा था। जल्दी से चाय बनाकर लाओ और फिर पूरा आंगन धोना। आज मेहमान आ रहे हैं और इस घर को भी अच्छे से साफ करना। जो कचरा जमा है सब निकाल देना। तुम्हारी दादी तो कुछ भी सिखाकर नहीं गई कि घर कैसे साफ सुथरा रखा जाता है, बस नखरे उठवाती रही। उनका लहजा इतना जहरीला था कि मेरे आंसू गले में ही फंदा बनकर अटक गए। मैं जल्दी से बिस्तर से निकली। फर्श पर पैर रखते ही लगा जैसे कि बर्फ की सिल्ली पर रख दिया हो। मेरे पास पहनने के लिए ना तो पैरों में जूते थे और ना ही ओढ़ने के लिए कोई गर्म शॉल। एक पुरानी कमीज और टूटी हुई चप्पल पहनकर मैं किचन में घुस गई। चूल्हा जलाया तो थोड़ी सी हरारत महसूस हुई। चाय बनाकर मैंने कप में डाली और डरते डरते अपनी चाची के सामने रख दी। उन्होंने एक घूंट पिया और फिर जोर से टेबल पर पटक दिया। ये चाय है, ये गर्म पानी, इसमें चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप भेजेगा चीनी के पैसे? मेरे हाथ कांप गए। माफ कर दीजिए चाची, चीनी खत्म हो गई थी डिब्बे में। उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। तो तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अब जा जल्दी और दुकान से लेकर आ, और खबरदार जो जरा सी भी देर लगाई। मैं सिर झुकाकर बाहर निकल गई।
बाहर धुंध का बसेरा था। ठंडी हवाएं हड्डियों को काट रही थी। मैं भागती हुई दुकान पर गई और चीनी लेकर तुरंत वापस आई। लौटकर देखा तो मेरी चाची हीटर के सामने बैठी मजे से ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। उनके दोनों बच्चे गर्म रजाई में दुबके टीवी पर कार्टून देख रहे थे। मुझे देखकर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आओ तुम भी थोड़ी देर बैठ लो, नाश्ता तैयार करो सलोनी, तुम्हारे चाचा उठने वाले हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया। मैंने खामोशी से पराठे बनाना शुरू कर दिए। घी की खुशबू से मेरे पेट में भी भूख के मारे आवाजें होने लगीं। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक रोटी मुझे भी मिल जाएगी। नाश्ता टेबल पर लगा तो चाचा भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने सिर पर गरम मफलर डाला हुआ था और जैकेट भी पहनी थी। मैंने उन्हें देखते ही कहा, चाचा नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने एक हल्की सी नजर मुझ पर डाली और कुर्सी पर बैठ गए। वो मेरी तरफ ठीक से देखते भी नहीं थे। शायद वो मुझे भूल चुके थे या फिर अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे बुरा समझने लगे थे। मैं कोने में खड़ी हो गई, इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे भी बैठने के लिए कहेंगे। चाचा ने निवाला तोड़ा और फिर वो मेरी चाची से बात करने लगे। आज दुकान का माल आएगा, मुझे देर हो जाएगी। चाची ने मुस्कुराकर उनके कप में चाय डाली। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। बस वापसी पर बच्चों के लिए कुछ लेते आइएगा। मेरा वजूद वहां होते हुए भी ना होने के बराबर था। जब वो सभी लोग नाश्ता कर चुके तो मेरी चाची ने बची हुई रोटियों के सूखे टुकड़े मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये खा लेना और फिर बर्तन भी धो लेना। और सुनो, आज ऊपर वाली छत को भी धोना है। मैंने वो टुकड़े उठा लिए। यही मेरी मेहनत की कीमत थी जो रोज उस घर में मुझे मिलती थी। मैं जल्दी जल्दी वो टुकड़े चाय की बची हुई प्याली में डुबोकर खाने लगी और बर्तन समेटने लगी। ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थी। साबुन भी जम चुका था और बर्तन इतने चिकने थे कि हाथ से फिसल रहे थे। ध्यान से बर्तन धोना, अगर एक भी प्लेट टूटी तो तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरे सिर पर खड़ी होकर पहरा दे रही थी। मैंने उंगलियों के पोरों में दर्द महसूस किया, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। चाची, पानी बहुत ठंडा है, क्या थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है? मैंने हिम्मत करके पूछा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। वो तुरंत ठहाका लगाकर हंसी। देखो तो जरा, राजकुमारी को गैस का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा जो मैं पानी गर्म करके दूं? चुपचाप काम करो, वरना ये ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर ही उड़ेल दूंगी। ये सुनते ही मेरा दिल उदास हो गया। मैंने फिर दोबारा सवाल नहीं किया। दोपहर तक मैंने पूरा घर साफ किया, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए। इस वजह से मेरे कपड़े पानी से भीग चुके थे और शरीर सर्दी से अकड़ रहा था। लेकिन मेरी चाची को मुझ पर तरस नहीं आया। वो अपने बच्चों के साथ हीटर वाले कमरे में बैठी बातें कर रही थी। उनके हंसने बोलने की आवाजें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। शाम होने को थी जब चाचा घर लौटे। मैं सब्जी काट रही थी। उन्होंने मुझे देखा और नजर घुमाकर अंदर चले गए। मेरा दिल चाह रहा था कि दौड़कर उनके पास जाकर कहूं कि चाचा, मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे कोई गर्म कपड़ा लाकर दे दो। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सर्दी तो ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हाथ धीरे धीरे नीले पड़ चुके थे, मगर मेरी चाची को मुझ पर तरस ही नहीं आता था। वो सुबह से लेकर शाम तक सारा काम ठंड में मुझसे ही करवाती, लेकिन ना तो वो मुझे कमरे में लेटने देती थी और ना ही ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा देती थी। मैं ठंड से हर वक्त थरथराती रहती थी। रात का खाना तैयार हुआ, सबने पेट भर खाया। मुझे बस दाल का बचा हुआ पानी और एक रोटी मिली। मैंने भगवान का नाम लेकर खा लिया। जब सोने का वक्त हुआ तो मेरी चाची ने मुझे एक पुरानी दरी दी जो जगह जगह से फटी थी। इसे आंगन के कोने में बिछा लो, अंदर जगह नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत ओस पड़ रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में कहा। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तो क्या मैं अपने बच्चों को बाहर सुलाऊं? अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप जाकर सो जा। मेरी चाची ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। बाहर गहरा अंधेरा और जानलेवा खामोशी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे जो मुझे अपनी माँ की याद दिलाते थे। मैं उस फटी हुई दरी पर सिकुड़कर लेट गई। ठंडी हवा के थपेड़े मुझे चीर रहे थे, मेरे दांत बज रहे थे और शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जो कांप नहीं रहा हो। मैंने अपने घुटनों में सिर दे दिया। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी। अगर वो होती तो मुझे अपने सीने से लगा लेती। उनका नरम एहसास मुझे हर सर्दी से बचा लेता था। अचानक मुझे अपनी दादी के कमरे का ख्याल आया। वो कमरा जो उनके मरने के बाद से बंद पड़ा था। वहां उनका एक पुराना संदूक था जिसमें वो अपनी चीजें रखती थी। शायद वहां कोई गर्म कपड़ा मिल जाए।
चोरी का ख्याल पाप था, लेकिन मजबूरी इंसान को सारे नियम कायदे सही और गलत भुला देती है। मैं दबे पांव उठी। घर के सब लोग सो चुके थे। मैंने धीरे से बरामदे का दरवाजा खोला और दादी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा जंग लगा हुआ था और खुलने पर हल्की सी चरमराहट हुई। मैं डर गई और वहीं पर रुक गई। दिल की धड़कन गले में आ गई। अगर मेरी चाची जाग गई तो वो तो मेरी खाल ही उधेड़ देंगी। मैंने सांस रोककर इंतजार किया। अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। मैं हिम्मत करके फिर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अजीब सी बू थी, पुरानी यादें और बंद कमरे की परछाइयां। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ मेरी दादी बैठा करती थी। यहाँ वो मुझे कहानियां सुनाती थी। कमरे के कोने में वो पुराना संदूक रखा था। उस पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने अपनी कमीज के किनारे से उसे साफ किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सर्दी से भी और डर के मारे भी। मैंने संदूक का ढक्कन उठाया। उसके ढक्कन ने शोर मचाया तो मैंने जल्दी से उस पर हाथ रख दिया। अंदर अंधेरा था। मैंने टटोलना शुरू किया तो कुछ पुराने कपड़े, कुछ किताबें और फिर मेरे हाथ में कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला। चांद की हल्की सी रोशनी में देखा तो वो एक स्वेटर था, मेरी दादी का, नीले रंग का स्वेटर। वो स्वेटर बहुत ही पुराना सा था। दादी को मरे हुए भी 7 साल हो चुके थे। उस वक्त से मैंने कभी ये संदूक नहीं खोला था और ना ही मेरी चाची ने मुझे किसी भी चीज को छूने की इजाजत दी थी। उस वक्त वो स्वेटर मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसमें से दादी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगा जैसे दादी ने मुझे गले लगा लिया हो। मैंने जल्दी से वो स्वेटर पहन लिया। वो मेरे साइज से काफी बड़ा और ढीला था, लेकिन उसकी गर्मी ने मुझे काफी सुकून दे दिया था। मेरे कांपते हुए शरीर को राहत मिल गई थी। मैं वहीं फर्श पर संदूक के साथ टेक लगाकर बैठ गई। स्वेटर की गर्मी ने मुझे सुला दिया। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सपने में मैंने देखा कि मैं एक बड़े से घर की मालकिन हूँ और मेरी चाची मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। ये अजीब सपना था जो हकीकत से बहुत दूर था। सुबह मेरी आंख एक जोरदार लात पड़ने से खुली। कमबख्त कहीं की, यहाँ सो रही है और मैं पूरा घर छान कर आ रही हूँ। मेरी चाची मेरे सिर पर खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं एकदम घबरा कर उठी। मुझे ठंड लग रही थी तो इसीलिए तभी मेरी नजर अपने पहने हुए स्वेटर पर पड़ी और फिर मैंने अपनी चाची की नजरों को देखा। उनकी नजरें स्वेटर पर ही जमी हुई थी। ये तूने क्या पहना हुआ है? चोरी करने लगी है तू? घर का सामान भी चुराती है? उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर जोर से खींचा। मैं दर्द से चिल्लाई, नहीं चाची, ये तो दादी का पुराना स्वेटर है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं रोते हुए सफाई देने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे झिंझोड़ दिया। उतार, इसे अभी उतार, ये कचरा है और तेरी दादी भी कचरा जमा करती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? उन्होंने जबरदस्ती स्वेटर मेरे शरीर से खींचना शुरू कर दिया। मैंने उनसे खुद को बचाने की कोशिश की। स्वेटर को मजबूती से पकड़ लिया। भगवान के लिए आप मुझे ये पहने रहने दीजिए। मुझे बुखार है, मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन उनके दिल में दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने तुरंत स्वेटर उतार लिया। यहाँ महारानी बनकर बैठी हो, ये कचरा उठाकर पहन लिया तो क्या समझ रही है? तेरी दादी तेरे लिए विरासत छोड़कर गई है। चल दफा हो जाए यहाँ से और काम पर लग। ये कहकर वो स्वेटर लेकर बाहर निकल गई। मैं रोती हुई उनके पीछे गई। मैंने देखा कि वो आंगन में रखे हुए कूड़ेदान की तरफ जा रही थी। नहीं, उसे मत फेंकिए आप, ये मेरी दादी की निशानी है। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और वो गरम और नरम स्वेटर घर के गंदे कूड़े और राख के ढेर में फेंक दिया। इसकी औकात यही है और तेरी भी। अब अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगी। मेरा दिल टूटकर बिखर गया। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो मेरी दादी का एहसास था। वो इस कड़कती ठंड में मेरा एकमात्र सहारा था। मैं वहीं आंगन में खड़ी कूड़ेदान को देखती रही जहां वो स्वेटर पड़ा था। उस पर चाय की पत्ती और बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। सारा दिन मैंने रोते रोते काम किया। बुखार की वजह से मेरा शरीर तप रहा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे एक पल के लिए भी बैठने नहीं दिया। हर बार जब भी मैं आंगन से गुजरती, मेरी नजर उस स्वेटर पर पड़ती। मेरा दिल चाहता कि अभी जाकर उसे निकाल लूं, लेकिन अपनी चाची की धमकी मेरे कानों में गूंजती और जिसकी वजह से मेरे पैरों में जंजीरें सी महसूस होती। शाम गहरी हो रही थी, सूरज डूब चुका था और सर्दी का प्रकोप दोबारा से कायम होने लगा।
चाचा घर आए और हमेशा की तरह अपने कमरे में चले गए। घर में रात का खाना खाया जा रहा था। मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बस शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के 10 बज चुके थे। चाची ने सारी बत्तियां बुझा दी थीं और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आसमान को देख रही थी। सर्दी फिर से मेरे शरीर में घुस रही थी, लेकिन आज सर्दी से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था और दुख महसूस हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो स्वेटर उठाऊंगी, चाहे मेरी चाची मुझे मार ही क्यों न डाले। वो मेरी दादी की निशानी है, वो मेरा अधिकार है। मैं इंतजार करती रही जब तक कि मेरी चाची के खर्राटों की आवाज नहीं आने लगी। घर पूरी तरह खामोशी में डूबा था। मैं चुपचाप उठी और बिना चप्पल के ही आंगन की ठंडी जमीन पर चलने लगी। कूड़ेदान के पास पहुंची तो अंधेरे में मुझे अंदाजा लगाना पड़ा कि स्वेटर कहाँ है। मैंने हाथ बढ़ाया और कूड़े के ढेर को टटोला। मेरे हाथ किसी गीली और चिपचिपी चीज से टकराए। मुझे घिन आई, लेकिन मैं रुकी नहीं। आखिरकार मेरी उंगलियों ने राख और मिट्टी के बीच में वही स्वेटर पकड़ लिया। मैं उसे लेकर तेजी से आंगन के दूसरे कोने में बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, ताकि वहां जाकर उसे पहन सकूं और सुबह होने से पहले वापस छुपा दूं। मैं जैसे ही स्वेटर निकालकर पहनने लगी तो मेरे वजूद को कुछ गर्माहट मिली। सर्दी से कांपते हुए मैंने अपने हाथ उस स्वेटर की जेब में डाले ताकि अपने हाथों को गर्म कर सकूं। जेब में हाथ डालते ही मुझे कुछ महसूस हुआ। वहां कुछ था, कुछ कड़क और तय किया हुआ, कोई कागज जैसा। मेरे माथे पर लकीर आ गई। ये क्या है? दादी ने कभी पैसे नहीं छुपाए थे। मैंने वो चीज बाहर निकाली। बाहर अंधेरा था, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दरवाजे की दरार से आने वाली स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी के पास गई। मैंने वो तय किया हुआ कागज खोला। वो बहुत पुराना लग रहा था और उस कागज का रंग भी पीला पड़ चुका था। मैंने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और सांस गले में अटक गई। ये कोई साधारण कागज नहीं था, लेकिन होश तो मेरे तब उड़ गए जब मैंने उसे ध्यान से देखा। वो मेरे चाचा के घर और दुकानों के कागजात थे, जो मेरे पापा और चाचा दोनों की विरासत थी। लेकिन उन सब पर मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम, सलोनी, डॉटर ऑफ जगमोहन। मेरा दिमाग चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो चाचा का है, दुकान भी चाचा की है, तो फिर मेरा नाम क्यों? मैंने अगला पन्ना पलटा। वो एक वसीयत थी, दादी की, लिखी हुई टेढ़ी मेढ़ी लेकिन साफ लिखाई। ये पढ़कर मेरे होश उड़ गए। वो रास्ता जो सालों से उस पुराने स्वेटर की जेब में दबा हुआ था, और आज किस्मत ने उसे कूड़ेदान से निकालकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया था। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में मैंने अपनी आंखों को रगड़ा। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे, सर्दी से नहीं बल्कि इस खौफनाक सच्चाई से जो मेरे सामने खुली थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे सूखे होठों से धीमी आवाज में निकला। मेरे दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने दोबारा उस वसीयत को पढ़ा। दादी की लिखाई सब बता रही थी कि ये शब्द उन्होंने अपने आखिरी वक्त में लिखे थे। मेरी प्यारी पोती सलोनी। मैंने तभी दबी हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया। आंसू मेरी आंखों से टपककर कागज पर गिरने लगे। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तुम्हारे चाचा अपनी पत्नी के कहने में आकर कभी भी तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देंगे। ये घर, ये दुकान, सब तुम्हारे पापा जगमोहन की मेहनत की कमाई है। मैंने अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम पर कर दिया है। ये कागजात तुम्हारी ढाल है। मैंने कागज को अपने सीने से लगा लिया। एक अजीब सी ताकत और डर दोनों ही इस वक्त मेरे अंदर समा रहे थे। हे भगवान, दादी ने मेरे लिए ये सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने आसमान की तरफ देखा। ये अजीब सा एहसास था जिसमें उम्मीद और डर दोनों ही मिले हुए थे। अचानक घर के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शायद बिल्ली थी या फिर मेरी चाची। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया और ये कागज उनके हाथ लग गए तो वो इन्हें फाड़कर फेंक देंगी और शायद मुझे भी जान से मार दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने खुद से फैसला किया। मेरा अंदाज डरा हुआ था लेकिन मजबूत था। मेरे दिमाग में तूफान मचा था। मैं जानती थी कि ये कागज मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। अगर मैंने सुबह का इंतजार किया तो मेरी चाची मुझे कभी भी इन कागजों के साथ घर से बाहर नहीं जाने देंगी।
वो मेरी तलाशी लेंगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी निकलना होगा। इसी वक्त मैंने खुद से फैसला किया। मैंने जल्दी से वे कागज दोबारा स्वेटर की अंदरूनी जेब में डाले और ऊपर से अच्छी तरह बटन बंद किए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न जूते, न कोई दूसरा कपड़ा, बस दादी का दिया हुआ ये स्वेटर और उसमें छुपी मेरी किस्मत। मैं दबे पांव गेट की तरफ बढ़ी। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से सरक रही है। मैंने मुड़कर उस घर को देखा जहां मैंने कई साल तड़प तड़प कर गुजारे थे। शायद मेरी वापसी अब एक नए रूप में होगी, मैंने दिल में सोचा और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजे से हल्की सी आवाज निकली जो रात के सन्नाटे में मुझे धमाके जैसी लगी। मैं डर कर वहीं रुक गई। कुछ सेकंड तक सांस रोके खड़ी रही। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजा खोला और गली में निकल आई। बाहर की दुनिया वीरान और डरावनी थी। भयंकर धुंध ने हर चीज को अपनी लपेटे में ले रखा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे को थपेड़ों की तरह झुलसा रही थी। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही और बिना चप्पल के ही सड़क पर चलना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा मुझे निगलने को तैयार था। मैं फुटपाथ के साथ साथ तेज कदमों से चल रही थी। हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट मुझे डरा रही थी। मैंने जल्दी से किसी पेड़ या खंबे की आड़ में हो जाती हूँ। ए लड़की, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? एक मोटरसाइकिल सवार मेरे पास से गुजरा। उसकी आवाज में अजीब सी डरावनी लहर थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल घबराहट के मारे बैठने लगा। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी और चेहरा स्वेटर के कॉलर में छुपा लिया। अरे रुको तो सही, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वो हंसते हुए बोला और धीरे धीरे मोटरसाइकिल मेरे साथ चलाने लगा। मुझसे दूर रहना तुम, मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। फिर भी मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो शख्स शायद मेरी चीख से घबरा गया था या उसे कोई और गाड़ी आती दिखाई दी। वो गंदी गाली बकता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मैं हाँफ रही थी। मेरे पैरों में कांटे और कंकड़ चुभ रहे थे, मगर रुकने का तो सवाल ही नहीं था। रात के अंधेरे में भटकते हुए मैंने एक फुटपाथ के किनारे बैठकर पूरी रात गुजारी। बहुत सी गंदी नजरों से बचती रही, लेकिन कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं एक बंद दुकान के बाहर सिकुड़कर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाए और कागजों को मजबूती से पकड़ लिया। ये कागज ही मेरी जिंदगी है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने खुद को तसल्ली दी। सारी रात मैं जागती रही। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल कांप उठता। आवारा कुत्ते भौंक रहे थे और दूर कहीं से चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैला, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। रोशनी की पहली किरण के साथ ही शहर जागने लगा। मैं उस जगह से उठी। मेरा शरीर अकड़ा हुआ था और भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे अब एक वकील ढूंढना था, मैंने खुद से कहा, लेकिन कैसे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। चलते चलते मैं एक चाय की दुकान के पास पहुंची। एक बुजुर्ग वहां अखबार पढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई। बाबा जी, मेरी आवाज पहले ठीक से निकली ही नहीं। फिर मैंने गला साफ कर थोड़ा तेज बोला। उन्होंने चश्मा ऊपर करके मुझे देखा। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में तरस आ गया। हाँ बेटी, सब ठीक तो है। मुझे दरअसल कचहरी जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं? मैंने झिझकते हुए पूछा। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा, फिर हाथ से इशारा किया। ये सड़क सीधी जाती है, आगे से बाएं मुड़ जाना, कचहरी आ जाएगी। लेकिन बेटी, तुम अकेली हो? जी बाबा जी। इतना कहकर मैं तेजी से बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। मुझे सवालों के जवाब नहीं देने थे, मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना था। कचहरी पहुंचकर मैं हैरान रह गई। वहां लोगों की भीड़ थी। कई लोग काले कोट पहनकर इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ शोर था। मैं एक अजनबी दुनिया में आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, एडवोकेट जगमोहन सिंह। ये नाम पढ़कर मुझे अपने पापा का नाम याद आ गया। मैं अपने आप ही उस तरफ बढ़ गई। कमरे के बाहर एक मुंशी बैठा था। किससे मिलना है? उसने बेरुखी से पूछा। वो मुझे वकील साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मैंने प्रार्थना करते हुए कहा। फीस लेकर आई हो? साहब बिना फीस के बात नहीं करते हैं। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो फीस से बढ़कर है। प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
शायद मेरी बेबसी ने उस पर असर किया या फिर भगवान ने उसके दिल में दया भर दी। अच्छा जाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। सर बहुत बिजी हैं। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई। एक अधेड़ उम्र का शख्स बड़ी सी टेबल के पीछे बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। चेहरे पर गंभीरता और रौब था। नमस्ते सर, मैंने डरते डरते कहा। उन्होंने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। कुछ लम्हों तक खामोशी रही। हाँ बताओ बेटी, क्या बात है? उनका लहजा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा नरम था। मैं आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठने की बजाय खड़ी ही रही। मैंने कांपते हाथों से स्वेटर की जेब से वे कागज निकाले और उनकी टेबल पर रख दिए। ये क्या है? उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। ये मेरी किस्मत है सर। मेरी आवाज भर गई। मेरा नाम सलोनी है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाचा चाची के रहमो करम पर पल रही थी, जो मुझ पर जुल्म करते थे। कल रात मुझे ये कागज मिले। अगर चाची को पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देती। मैं रात के अंधेरे में भागकर यहाँ आई हूँ। वकील साहब ने कागज उठाए और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। कभी वो हैरानी से मुझे देखते, कभी कागजों को। ये तो वसीयत है और जायदाद के असली कागज, और ये सब कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है, उन्होंने कहा। जी सर, मेरी दादी ने मेरे नाम पर सब कुछ किया है, मैंने जल्दी से कहा। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए और ध्यान से मुझे देखा। तुम जानती हो बेटी, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे अपने ही होंगे। अदालत में वे तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, और ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारा साथ ना दे। कई बार लोग क्योंकि जालिमों का ही साथ देते हैं। मैंने मजबूत आवाज में कहा, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। पर बेटा, मुकदमा लड़ने के लिए फीस भी लगती है, खर्चे होते हैं। उन्होंने सच्चाई बताई। मैंने गहरी सांस ली। वही पल था जहां मुझे अपनी बात मनवानी थी। सर, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सड़क पर हूँ, खाली हाथ हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मुझे मेरी जायदाद मिलेगी, मैं आपकी पूरी फीस उसी में से अदा कर दूंगी। आप जो मांगोगे मैं दूंगी। बस भगवान के लिए मेरा केस लड़ लीजिए। मेरी आंखों में सच्चाई और तड़प साफ झलक रही थी। वकील साहब ने कुछ लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस ली। वो बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो मेरा केस लड़ने के लिए मान गए थे। उनकी ये बात मेरे दिमाग में गूंजती रही जब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सलोनी बेटा, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। पैसों की फिक्र मत करो, अधिकार के लिए लड़ना मेरा भी फर्ज है। मेरे कंधों से जैसे कई सालों का बोझ उतर गया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे, उम्मीद के आंसू थे। उठो बेटा। वकील साहब अपनी कुर्सी से उठे और मेरे सिर पर हाथ रखा। आज से तुम अकेली नहीं हो, कानून तुम्हारे साथ खड़ा है। अब हमें तुरंत अदालत से स्टे ऑर्डर लेना होगा ताकि तुम्हारे चाचा ये घर बेच ना सकें। उन्होंने तुरंत अपने मुंशी को आवाज दी, मुंशी जी, कागज तैयार करिए, हम अभी अदालत जा रहे हैं। इसी वक्त मेरे दिमाग में मेरे चाचा का चेहरा आ गया। मैंने सोचा कि मेरी चाची तो अब तक जाग चुकी होगी और मुझे घर में ना देखकर यकीनन उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया होगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी नौकरानी, जिसे वो कचरा समझती थी, अब अपनी किस्मत बदलने के लिए अपना पहला कदम उठा चुकी थी। सर, क्या पुलिस मुझे सिक्योरिटी देगी? मैंने डरते हुए पूछा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। वकील साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अब कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर से देख भी नहीं सकता। तुम उस जायदाद की कानूनी मालकिन हो। अब तो तुम्हारे घर में ही वो लोग रह रहे हैं, ना कि तुम उनके घर में रह रही थी। बाजी पलट चुकी है सलोनी। मैंने स्वेटर की आस्तीन से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। हाँ, बाजी तो पलट चुकी थी। कल तक मैं एक लाचार अनाथ थी, आज मैं अपने पिता की वारिस थी। ये जंग शुरू हो चुकी थी और मैं इसके लिए तैयार थी। वकील साहब की गाड़ी जब हमारी गली में दाखिल हुई तो दोपहर का सूरज तेजी से चमक रहा था। मेरे दिल की धड़कन गाड़ी की रफ्तार से ज्यादा तेज थी। मेरे साथ पिछली सीट पर लेडी कांस्टेबल बैठी थी, जिसे वकील साहब ने मेरी सिक्योरिटी के लिए ही तैनात करने की दरख्वास्त देकर साथ में लिया था। डरना मत सलोनी। वकील साहब ने आगे की सीट से मुड़कर पीछे देखा। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था जिसने मेरे कांपते हुए हौसले को सहारा दिया। अब तुम वो अनाथ बच्ची नहीं हो जो डंडे खाकर भी चुप रहती थी। अब तुम अपने अधिकार की दावेदार हो। मैंने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। सर, मेरी चाची बहुत चिल्लाएंगी, वो हंगामा करेंगी। सर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिल्लाने दो,
कानून चिल्लाने वालों से नहीं चलता, सबूत से चलता है। गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर रुकी। ये वही घर था जहां से मैं रात के अंधेरे में चोरों की तरह निकली गई थी, मगर आज वहां वापसी किसी और ही अंदाज में हो रही थी। हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी भी रुकी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मोहल्ले के कुछ लोग उत्सुकता में घरों से निकल आए। इसी पल घर का गेट खुला और मेरी चाची गुस्से से भरी बाहर निकली। उनके पीछे चाचा भी सिर झुकाए खड़े थे। आ गई मुंह काला करके, मेरी चाची ने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी नजरें आग बरसा रही थी। सारी रात गायब रहकर अब पुलिस लेकर आई है हमें डराने के लिए। खबरदार, जो अंदर कदम रखा। वो मेरी तरफ लपकी, जैसे मुझे बालों से पकड़कर अंदर घसीट लेंगी। मेरा पुराना डर जाग गया। मैं एक कदम पीछे हटी, लेकिन लेडी कांस्टेबल दीवार बनकर मेरे आगे खड़ी हो गई। हाथ मत लगाना, कांस्टेबल ने कड़क लहजे में चेतावनी दी। ये पुलिस की सुरक्षा में है, दूर रहकर बात करो। मेरी चाची वहीं रुक गई। उनकी आंखें हैरानी और गुस्से से फटी की फटी रह गई। ये क्या तमाशा है? चाचा ने आगे बढ़कर कमजोर अंदाज में पूछा। कौन है आप लोग? और सलोनी, तुम कहाँ चली गई थी? वकील साहब ने अपना ब्रीफ केस खोला और एक कानूनी नोटिस निकालकर चाचा के हाथ में पकड़ा दिया। मेरा नाम जगमोहन है, मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ और ये नोटिस आप लोगों के लिए है। उनका लहजा एकदम सपाट लेकिन रौबदार था। नोटिस? आखिर किस बात का नोटिस है? मेरी चाची ने झपटकर चाचा के हाथ से वो कागज छीना। ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाकर आई होगी। ये बेदखल किए जाने का नोटिस है मैडम, वकील साहब ने सुकून से कहा। और इस घर और जायदाद की मिल्कियत का दावा भी है। ये सुनते ही मेरी चाची जोर से हंसी, ऐसी हंसी जिसमें मजाक उड़ाना शामिल था। मिल्कियत? किसकी मिल्कियत? इस 2 टके की अनाथ लड़की की? पागल हो गए हैं आप? ये घर मेरे पति का है। जी नहीं, वकील साहब ने एक और कागज लहराया। ये घर सलोनी के पिता का है। ये सलोनी की दादी ने अपनी जिंदगी में रहते हुए घर, दोनों दुकानें और जमीन सलोनी के नाम पर कर दी थी। ये रही रजिस्ट्री और वसीयत का सबूत। मेरी चाची का तो रंग ही उड़ गया। उन्होंने कागज पर नजर डाली, वहां सब साफ लिखा था। उनके हाथ कांपने लगे। ये झूठ है, ये कागज नकली है, वो चिल्लाई। इस लड़की ने जालसाजी की है, धोखा दिया है। मैंने हिम्मत करके सिर उठाया। पहली बार मैं अपनी चाची की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना ही जालसाजी। मेरी आवाज पहले धीमी थी, फिर मजबूत होती गई। ये वही कागज है जो इस पुराने स्वेटर की जेब में थे, जिसे आपने कचरा कहकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। आपने सिर्फ स्वेटर नहीं फेंका था, आपने अपनी किस्मत भी कूड़े में फेंक दी थी। मेरी बात सुनकर चाचा चौंक कर मेरी चाची की तरफ देखने लगे। तुमने स्वेटर फेंका था? माँ का स्वेटर? चाचा की आवाज में पहली बार भावुकता दिखी। चुप करो तुम, मेरी चाची ने चाचा को डांटा और फिर मेरी तरफ बढ़ी। बकवास कर रही है? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है। पुलिस वाले भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। वकील साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब, अदालत का आदेश है कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं होता, इस घर का कब्जा दावेदार यानी सलोनी के पास ही रहेगा। अगर ये लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं तो इन्हें सलोनी की इजाजत चाहिए होगी, वरना इन्हें घर खाली करना पड़ेगा। फिलहाल अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया है कि ये लोग जायदाद बेच नहीं सकते। मेरी चाची जमीन पर बैठकर सिर पीटने लगी। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मुझे नहीं पता था कि मैं सांप को दूध पिलाकर पाल रही हूँ और एक दिन यही मुझे डसेगी। उनकी ड्रामेबाजी पर अब मुझे तरस नहीं आ रहा था। मुझे वो रातें याद आ रही थीं जब मैं भूखे पेट सर्दी में ठिठुरती थी और ये हीटर के सामने बैठकर हंसती थी। मैंने आपको निकाला नहीं है चाची, मैंने ठंडे अंदाज में कहा, लेकिन अब इस घर के नियम मैं तय करूंगी। अब मैं नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। पुलिस ने मेरी चाची को चुप कराया और हम घर के अंदर दाखिल हुए। घर वही था, लेकिन हवा बदल चुकी थी। जिस कमरे में दाखिल होने की मैं कभी हिम्मत भी नहीं कर पाती थी, आज वो मेरा था। अगले कुछ दिन बड़े ही भारी गुजरे। मेरी चाची ने अपने जेवर बेचकर एक महंगा वकील कर लिया। उन्हें यकीन था कि अदालत में ये साबित कर देंगी कि दादी की वसीयत जाली है या दादी मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी। अदालत का नज़ारा मेरे लिए नया और खौफनाक था। कटघरे में खड़े होकर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मुझे ही घूर रही हो। विरोधी वकील ने मुझ पर हर तरह का कीचड़ उछालने की कोशिश की। योर ऑनर,
विरोधी वकील ने ऊंची आवाज में कहा, ये लड़की घर से भाग गई थी, इसीलिए ये चरित्रहीन है। इसने अपनी दादी की बीमारी का फायदा उठाया है, या फिर शायद उनके मरने के बाद अंगूठा लगवा लिया है। एक अनपढ़ बूढ़ी औरत कैसे इतनी बड़ी जायदाद एक नाबालिग बच्ची के नाम पर कर सकती थी? मेरे वकील अपनी सीट से उठे। उन्होंने बड़े सुकून से पुरानी फाइल जज साहब के सामने रखी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं कि वसीयत रजिस्टर्ड है, और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त ये वसीयत लिखी गई उस वक्त गवाह मौजूद थे। मैं उन गवाहों को पेश करना चाहता हूँ। दरवाजा खुला और 2 बूढ़े आदमी अंदर दाखिल हुए। ये मेरे मोहल्ले के पुराने दुकानदार थे जो पापा के दोस्त हुआ करते थे। उन्हें देखकर चाचा का सिर शर्मिंदगी से और ज्यादा झुक गया और मेरी चाची के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। दोनों ने गीता पर हाथ रखकर गवाही दी कि दादी ने अपने पूरे होशो हवास में ये जायदाद सलोनी के नाम की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बाद इस अनाथ बच्ची का अधिकार मार लिया जाएगा। फिर जज ने मेरी चाची की तरफ देखते हुए कड़क लहजे में पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये वसीयत जाली है? सिर्फ चीखने चिल्लाने से अदालत फैसला नहीं करती। मेरी चाची कटघरे में खड़ी होकर कांप रही थी। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। वो अदालत के कानून का ख्याल किए बिना चिल्लाई, यह जादूगरनी है। इसने मेरे पति पर भी जादू कर दिया है। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब ने हथौड़ा बरसाया। अदालत में शोर मचाने पर आपको कानूनी नोटिस भी मिल सकता है। सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अभी फैसला नहीं दिया गया था। पर अब ये साफ हो चुका था कि यह मामला किस तरफ जा रहा है। अदालत से बाहर निकलते ही मेरी चाची ने मेरा रास्ता रोक लिया। बहुत खुश हो रही हो? वो जहर भरे अंदाज में बोली। ये मत सोचना कि अभी फैसला पूरा हो गया है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। तुमसे ये घर छीन कर रहूंगी। आप अभी भी नहीं समझ रही हैं चाची, मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा। जुल्म की रस्सी जल चुकी है, बस उसका बल खत्म होना बाकी है। आपने मेरे बाप की कमाई खाई, मुझे नौकरानी बनाकर रखा। मैंने सब्र किया, लेकिन जब आपने दादी की निशानी को कचरे में फेंका तो भगवान ने मेरे सब्र को अपना लिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं भी, सच तो नहीं बदलेगा। चाचा ने मेरी चाची का बाजू पकड़कर उन्हें खींचा। चलो, क्यों यहाँ पर तमाशा बना रही हो? हम हार चुके हैं। मैं नहीं हारी हूँ। मेरी चाची ने उनका हाथ झटक दिया। मैं इस भिखारिन से हार मान लूं? ये कभी नहीं होगा। अगली 2 पेशियों में मेरे वकील ने साबित कर दिया कि दुकानों का किराया और घर की आमदनी पिछले 10 सालों से मेरे चाचा इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने अनाथ भतीजी की परवरिश के नाम पर उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। उल्टा उसे स्कूल जाने से भी रोका और घर के कामों में झोंक दिया। अदालत में सन्नाटा पसर गया था। जब जज साहब ने अंतिम फैसले से पहले ये सारी बातें कही, इस केस में ये साफ है कि एक अनाथ बच्ची का अधिकार बेदर्दी से छीना गया। सलोनी सिर्फ जायदाद की हकदार नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों की आमदनी का हिसाब भी उसका अधिकार है। ये सुनते ही मेरी चाची के पैरों तले जमीन निकल गई। आमदनी का हिसाब? ये तो लाखों में बैठता है। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो जोर जोर से रोने लगी। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वकील साहब ने मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि क्या मैं हिसाब लेना चाहती हूँ। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपना घर और अपनी इज्जत चाहिए थी। जज साहब ने कलम उठाया। फैसला लिखा जा रहा था। अदालत के कमरे में मौत के सन्नाटे जैसी शांति थी। मेरी चाची की सिसकियां अब तेज हो रही थीं। वो समझ चुकी थीं कि उनका अधिकार खत्म हो चुका है। वो औरत जो कल तक मुझे जूते की नोक पर रखती थी, आज मोहताज थी उस लड़की की जिसे वो 2 टके की भी नहीं समझती थी। आज उसके ही एक दस्तखत से उनकी किस्मत बदल सकती थी, जो जब चाहे उन्हें सड़क पर ला सकती थी। फैसला सुरक्षित कर लिया गया और कहा गया कि अब ये कल सुनाया जाएगा। इस बात का ऐलान क्लर्क ने किया। हम बाहर निकले। मेरी चाची वहीं बेंच पर गिर पड़ी। मैं उनके पास से गुजरी तो उन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। सलोनी, उनकी आवाज़ टूटी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो। हमें घर से मत निकालो, मेरी भी बेटियां हैं। हम कहाँ जाएंगी? ये वही शब्द थे जो कुछ समय पहले मैंने उनसे कहे थे कि मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? वक्त भी कितना जालिम होता है, घूम कर वहीं आ जाता है। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए दया आई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मेरी दया भरी प्रार्थनाओं का क्या जवाब दिया था। मैंने अपना दुपट्टा छुड़वाया। फैसला मेरा नहीं, भगवान का और अदालत का है, ये कहकर मैं आगे बढ़ गई।
कल का सूरज एक नए दौर की शुरुआत करने वाला था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाची अपनी हार इतनी आसानी से हजम नहीं करेंगी। उनके तरकश में अभी आखिरी तीर बाकी था, जो वो आखिरी वार के तौर पर चलाने वाली थी। अगली सुबह अदालत का नजारा हद से ज्यादा सनसनीखेज था। मेरी चाची ने अपना आखिरी तीर चलाने की कोशिश की। जैसे ही जस्टिस साहब कमरे में आए, उन्होंने ऊंची आवाज में रोना शुरू किया और अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कटघरे की तरफ बढ़ी। जज साहब, मुझ पर दया करिए, ये लड़की झूठी है। इसने मेरे जेवर चोरी किए हैं और घर से भागकर अब हम पर ही इल्जाम लगा रही है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोली। उनकी आवाज में ऐसी एक्टिंग थी कि कोई भी अनजान आदमी तुरंत भरोसा कर ले। मेरे वकील साहब अपनी सीट से उठे और बोले, योर ऑनर, यह औरत यहाँ इमोशनल ड्रामा करके अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है। मेरे पास उनकी दुकानों के किराएदार मौजूद हैं, जो गवाही देंगे कि वे पिछले 10 सालों से किराया सलोनी के चाचा के हाथ में ही दे रही हैं, ना कि किसी अनाथ बच्ची की परवरिश के लिए। जज साहब ने मेरी चाची को सख्त नजरों से देखा। देखिए मैडम, अदालत जज्बातों पर नहीं, सबूतों पर चलती है। कुछ देर के लिए तो मेरा दिल गले में ही आ गया था। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद कर रखी थी कि नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी पल था। जब फैसला सुनाया गया, तमाम गवाहों और बयानों तथा पेश किए गए सभी दस्तावेज सबूतों, खासतौर पर वसीयत और रजिस्ट्री के कागजातों को रोशनी में रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जायदाद, जिसमें रिहायशी मकान और दोनों दुकानें शामिल हैं, कानूनी तौर पर सलोनी के नाम पर है। ये शब्द मेरे कानों में शहद घोल रहे थे, लेकिन अभी असली हिस्सा बाकी था। उन्होंने मेरे चाचा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन लोगों ने ना सिर्फ नाजायज कब्जा किया, बल्कि एक नाबालिग अनाथ लड़की के अधिकारों का हनन भी किया है। इसीलिए ये अदालत आदेश देती है कि ये घर तुरंत खाली कराया जाए और इसका कब्जा सलोनी को सौंपा जाए। इसके अलावा बीते 10 सालों की दुकानों की आमदनी का हिसाब लगाकर वो रकम भी सलोनी को अदा की जाए। जैसे ही जस्टिस साहब ने हथौड़ा मेज पर मारा, अदालत के कमरे में दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। ये नहीं हो सकता, ये मेरा घर है। ये मेरी चाची की आवाज थी, जो अदालत की दीवारों से टकरा रही थी। वो कटघरे के पास गिरकर जमीन पर बैठ गईं। जो औरत कल तक शैतान बनी हुई थी, आज रेत बनकर बिखर गई थी। कल तक उनके पास गुनाहों का कोई हिसाब नहीं था, आज उनके पास सिर्फ पछतावा था, जबकि मेरे पास मेरी सारी जायदाद थी। मेरी चाची शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में जीत का घमंड नहीं, बल्कि गहरा सुकून था। इंसाफ हो गया था। वकील साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बधाई हो बेटी। अदालत के आदेश पर पुलिस की सिक्योरिटी के साथ हम वापस घर पहुंचे। मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। यही वे लोग थे जो मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर मुंह फेर लेते थे। आज मुझे पुलिस के घेरे में देखकर हैरानी से आंखें फाड़े खड़े थे। पुलिस ने घर खाली कराना शुरू किया। मेरी चाची दरवाजे की चौखट पकड़कर बैठ गई। मैं यहाँ ये छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। वो जोर जोर से रो रही थी। लेडी पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाया। फर्नीचर, कपड़े और सामान गली में बाहर फेंका जा रहा था। वही सामान जिसकी सफाई करते करते मेरे हाथ छिल जाते थे, आज वो सब सड़क पर बिखरा पड़ा था। मैं खामोशी से गेट के पास खड़ी सब देख रही थी। मेरी चाची का घमंड मिट्टी में मिल गया था। सिर से छत जाने के डर से वो कांप रही थी। उनकी बेटियां, जो मुझे नफरत से देखती थीं, अब एक दूसरे से लिपट कर रो रही थीं। तभी मेरी चाची मेरे पैरों में गिर गई। सलोनी, बच्ची, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए हमें सड़क पर मत छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर मेरा दिल भर आया। यही वो औरत थी जिसने मुझे कड़कड़ती ठंड में कूड़ेदान से स्वेटर उठाने पर भी मारा था, जिसने मुझे बची हुई रोटी के टुकड़े दिए थे। आज वही मेरे सामने हाथ जोड़े भीख मांग रही थी। मैंने बदला नहीं लिया था, मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं उन्हें यूं ही सड़क पर छोड़ दूं, जैसे कि उन्होंने मुझे छोड़ा था। मैं आगे बढ़ी और उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया। उठिए। मेरा अंदाज नरम था। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा। आंखों में आंसू भरे थे। मैं आपकी तरह जालिम नहीं बन सकती। आपने मुझे घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं आपको बेघर नहीं करूंगी। वकील साहब ने मुझे रोकने की कोशिश की। सलोनी,
ये लोग इसके काबिल नहीं हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ सर, लेकिन अगर मैं भी वही करूं जो इन्होंने किया तो मुझ में और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। दादी कहती थी, ज़मीर वाला इंसान वही होता है जो ताकत होने के बाद भी माफ कर दे। मैंने घर की चाबियां मुट्ठी में दबाईं और चाचा की तरफ देखा। आप लोग इस घर में रह सकते हैं, मैं आपको ये छूट दे रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सब खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगे। ये घर अब मेरा है और ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको यहाँ रहने की इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मेरी चाची को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। वो दोबारा मेरे पैरों में गिर पड़ी, लेकिन मैं पीछे हट गई। अगर धन्यवाद कहना है तो भगवान को कहिए। मैंने वो घर उनके हवाले कर दिया। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उस घर की दीवारों में मेरी सिसकियाँ और दादी की यादों का दर्द कैद था। मुझे सांस लेने के लिए खुली हवा चाहिए थी। दुकानों की आमदनी से जो पैसे मुझे मिले, उनसे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा मकान किराए पर ले लिया। वो मेरी अपनी दुनिया थी, छोटी सी लेकिन सुकून से भरी। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और साथ ही एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार भी। दादी के उस पुराने स्वेटर ने मुझे जो सबक सिखाया था वो बेकार नहीं गया। मैंने कपड़ों का ही कारोबार शुरू किया। दिन रात की मेहनत और भगवान की मदद से मेरा कारोबार चल निकला। वक्त तेजी से गुजर गया। वो सलोनी जो कभी 2 वक्त की रोटी को तरसती थी, अब दर्जनों लोगों को रोजगार दे रही थी। 5 साल बाद मैं अपनी गाड़ी में उसी पुराने मोहल्ले से गुजरी। मैंने देखा चाचा का वो घर जो अभी भी मेरे नाम था, वीरान सा लग रहा था। मुझे पता चला कि चाचा बीमार हैं और मेरी चाची बिल्कुल खामोश रहती है। उनकी हुकूमत अब खत्म हो चुकी थी। वो लोगों से नजरें नहीं मिला पाती थीं। मैंने गाड़ी रोकी और उस पुराने घर को देखा। मेरे दिल में अजीब सा सुकून भर आया। मैंने अपनी चाची को बेघर नहीं किया था, लेकिन कुदरत ने उन्हें उनके जमीर के कैद खाने में कैद कर दिया था। वो घर में रहकर भी सुकून में नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि उस छत के नीचे वे एक अनाथ के एहसान पर जी रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरा सफर अभी जारी था। आज मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पास पैसा, शोहरत और सुकून सब है, लेकिन मैं वो काली रात और कूड़े का ढेर कभी नहीं भूलती। वही मेरी बुनियाद है। मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। कभी कभी किसी जालिम के सामने खुद को कमजोर ना करें। जब आप जुल्म सहते हैं और चुप रहते हैं तो जालिम को लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, उस दिन जालिम का आधा घमंड वहीं पर खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखिए, भगवान अधिकारों के लिए लड़ने वालों का ही साथ देते हैं, चाहे फिर वो कूड़े के ढेर पर बैठे हों या महलों में। असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि अपने आप को इतना ऊंचा करने में है कि बदला लेने की जरूरत ही महसूस ना हो। और यही बात मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।